हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने 3 लेक्चर लिए थे जिसमें आपको मैंने कुछ ऑडिट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इसके बारे में कुछ समझाया था, ठीक है। और कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक बताए थे जो काफ़ी सारे कॉलेज की इंटरनल में पूछे थे। अभी आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 8, मतलब आपका जो मैनेजमेंट अकाउंट है वो। और आपको पता ही है कि हमारा जो 15 मिनट्स का जो एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम 15 दिन तक आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अब देखो उसमें आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है अकाउंट्स का, ठीक है, जिसमें आपको पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल बजट। ठीक है, आपको इनमें से कौन सा ऐसा बजट मतलब नहीं है जो फंक्शनल बजट नहीं है, मतलब फंक्शनल बजट नहीं है, वो बताना है आपको। ओके तो कौन सा फंक्शनल बजट नहीं है? तो देखो आपको पता है बजट अगर देखा जाए तो बजट का क्लासिफिकेशन आपकी बुक्स में इतना सारा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइम के हिसाब से अगर देखें तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है। कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो फ्लैक्सिबल बजट और फ्लैक्सिबल बजट, सॉरी फिक्स बजट एंड फ्लैक्सिबल है। फिक्स बजट है और फ्लैक्सिबल है। उसके बाद स्कोप के हिसाब से देखें तो फंक्शनल बजट और मास्टर बजट। और फंक्शनल बजट में फंक्शनल कौन सा है? सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, परचेस और कैश बजट, ठीक है, ये एक फंक्शनल बजट है। और रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से एक तो कैपिटल बजट है और रेवेन्यू बजट है। तो ये बजट के टाइप्स है। अब आपको यहाँ पर पूछा है कि कौन सा फंक्शनल बजट नहीं है। देखो ये फंक्शनल है, ये भी फंक्शनल है, ये भी फंक्शनल। तो ये बजट एक ऐसा बजट है जो फंक्शनल बजट नहीं है। ओके ये बजट अगर बात करें तो कैपेसिटी की बजट बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट वो एक कैपेसिटी बजट में आ जाता है। चले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है कंट्रीब्यूशन, उसमें क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो बस यहाँ पर तो बहुत सिंपल हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पर देखो मैंने आपको एक और भी फॉर्मूला बताया था कि अगर इसका फॉर्मूला इस तरीके से आ गया कभी एग्जाम में तो ये भी याद रखना कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। तो डिफरेंस इन क्या आ जाएगा? बोलो, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। ओके तो इस तरीके से भी आपको जो मिलता है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही मिलता है। ओके चलिए, तो ये भी काम का था, टॉपिक कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, कैश बजट सोर्स। कैश बजट शो ओनली द रेवेन्यू रिसिप्ट पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब देखो आप जब कैश बजट बनाए हो तो आपको पता है कि वहाँ पर आप सेल्स, परचेस ये सब दिखाते हो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और पेमेंट में क्या आता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जैसे समझो सेल्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, परचेस ये रेवेन्यू पेमेंट हो गया, ठीक है। जैसे आपने किसी को वेजेस पे किया, ठीक है, आपने कोई सैलरी पे किया एम्प्लॉय को, आपने लोन का इंटरेस्ट पे किया, लोन इंटरेस्ट, ये सब आपका इधर चला जाता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या आ जाता है? समझो आपने कोई मशीनरी बेचा, मतलब समझो सेल्स ऑफ मशीन, ठीक है, फिर कोई परचेस ऑफ मशीन, परचेस ऑफ मशीन। मशीन मतलब किस कोई भी फिक्स एसेट हो सकती है। मैं यहाँ पर मशीन एज अ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिक्स एसेट परचेस करना, फिक्स एसेट सेल करना, ये सब कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट और पेमेंट हो जाता है, ठीक है। सेल करोगे तो रिसिप्ट और पेमेंट करोगे तो परचेस आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या ये दोनों चीज़ हम कैश बजट में बताते हैं? तो बस बिल्कुल ये दोनों हम कैश बजट में बताते हैं, ठीक है। आप कैश बजट बनाए हो तो आपको आइडिया आएगा कि ये दोनों दिखाते हैं हम। चलिए फिर इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स इन द मंथ आर 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली एंड परचेस 1 लाख, और वो भी 90% क्रेडिट। ओके परचेस 1 लाख हुआ, 90% क्रेडिट हुआ। और कैलकुलेट करना पेमेंट टू द क्रेडिटर्स इन नवंबर मंथ। देखो यहाँ पर आपको पता है एक क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना देना, क्रेडिटर्स अकाउंट। आपको पता है क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होता है वो इस साइड होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट अप। क्या बैलेंस था क्रेडिटर्स के पास? मतलब पैसा स्टार्टिंग में कितना लेना था? 10,000, ठीक है। और क्रेडिटर्स को कुछ एंडिंग में बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कितना पेमेंट करना बाकी था क्लोजिंग में? 15,000, वो इधर होता है।
अगर आप देखो तो आपने परचेज किया है 1 लाख रुपए का, जिसमें 90% पे मतलब जो अमाउंट है वो आपने क्रेडिट पे परचेज किया था, तो परचेज आप पता है इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स में। अब 90% मतलब 1 लाख का 90% करोगे तो 90,000 रुपीज़ आपने परचेज किया था क्रेडिट पे। तो यहाँ पर देखें तो लाख रुपए का परचेज आपका टोटल हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 10,000 आपने पहले भी किया होगा, अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। अब 15,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर 85,000 जो बैलेंस आ रहा है वो आपका पेमेंट आया होगा, मतलब यहाँ पर कैश या तो बैंक अकाउंट। तो ये आपका आंसर आ गया कि हमने पेमेंट किया होगा 85,000, ठीक है। चलिए 50% कैपेसिटी जो है वो मटेरियल कॉस्ट है 3 लाख और 70% कंपनी रिसीव्ड above the 70% company received 10% discount in the material. What is the material cost at 75% capacity? Okay, देखो क्या बोला, एट अ 50% कैपेसिटी मटेरियल कॉस्ट जो है ना वो 3 लाख है और अबोव 70% कंपनी को 10% डिस्काउंट मिलता है। तो आपको ये पूछा गया कि व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट एट 75%। मेन टारगेट आपका 75% का मटेरियल कॉस्ट ढूंढना है। तो देखो आप सिंपल समझो कि अगर आपका 50% लेवल पर अगर आप 3 लाख रुपए का मटेरियल लगाते हो तो 75% लेवल पर आप कितना मटेरियल लगाओगे, सीधी बात है, सिंपल सा काम करना है। ओके तो देखो 3 लाख को 75 से मल्टीपल करो, 50 से डिवाइड करो, मतलब आपका 4,50,000 क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ये जो है वो आपका मटेरियल हो गया। लेकिन आपको पता है ना क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप 70% से ज़्यादा अगर आप मटेरियल बाई करते हो ना तो इसका मतलब ये हो गया आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर 10% क्या मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% का डिस्काउंट अगर इसमें से लेस कर दे तो 4,50,000 में से 10% माइनस कर दे तो 4,05,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर, डन। चलिए तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। उसके बाद आपको बोला है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 40 एंड 75% कैपेसिटी। ठीक है, ये भी समझ गए बात को, लेकिन उसने ध्यान से पढ़ो यहाँ से इंक्रीज बाय 25%। इधर क्या लिखा, इंक्रीज बाय 25% बिटवीन द 70 से लेके 85% कैपेसिटी। इफ सच एक्सपेंसेस एज 80% इज 50,000, कैलकुलेट द एक्सपेंसेस एट 60% लेवल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि एक बार बार अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी पूछ भी रही है इस टाइप के टॉपिक को। आप पास ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट था। ठीक है, आप अक्टूबर का पेपर देखोगे 2023 का जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट है। देखो क्या बोला है, सेमी वेरिएबल जो है वो 40 से 75% की कैपेसिटी तक जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 से लेके 75% तक का जो खर्चा है वो कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन चेंज कब होता है, जब वो 70 से लेके 85% कैपेसिटी पे काम करता है। एक सेकेंड, यहाँ पर है ना स्टूडेंट्स, ये 75 आएगा, लगभग ये 75 आएगा। जिस तरीके से क्वेश्चन है ना उस तरीके से यहाँ पर एक मिस्टेक दिख रही है। तो मतलब 75 से लेके अगर आप 85% तक काम करते हो ना तो आपका जो खर्चा है वो कितना परसेंट इंक्रीज होता है, 25%। मतलब समझो अगर यहाँ पर 100 रुपये का खर्चा होगा तो ये 25% बढ़ के 125 हो जाएगा। समझ में आई बात को, कि अगर सपोज करो पहले 100 रुपये का खर्चा होगा तो उसमें 25% बढ़ जाएगा। अभी बात आई है समझ में? ओके, अभी आपको क्या बोला कि इफ़ सच एक्सपेंसेस 80% लेवल। अब देखो मुझे बताओ कि 80% लेवल कहाँ पर आता है, 80% लेवल इसमें आता है कि नहीं आता? बिल्कुल, तो 80% लेवल इसमें आता है ना। 75 से लेकर 85% में 80% लेवल आ जाता है। तो 80% लेवल का खर्चा बोले सर 50,000 है। तो आपको बोला कि सर 60% लेवल का खर्चा निकालो। 60% कहाँ पर आता है, इसमें आता है कि नहीं आता? तो मुझे इसका आंसर निकालना। तो एकदम सिंपल हो गया ना कि 125 के सामने जो वैल्यू है वो कितनी है, 50,000 है। तो 100 के सामने वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाँ ना, तो ये आ जाएगी 40,000। चेक कर लो, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ओके।
चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। क्या बोला, कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अच्छा, पीवी रेशियो आपको फाइंड करना है। तो आपके पास यूनिट कॉस्ट है 20 और वो भी 240 यूनिट का। सेलिंग प्राइस आपके पास 30 है और फिक्स एक्सपेंसेस आपके पास अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पर 240 यूनिट के लिए जो 20 रुपीज़ कॉस्ट है उसमें सेलिंग प्राइस आपके पास 30 है। तो आपको फाइंड आउट करना है पीवी रेशियो। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो तो ये है ना, कॉस्ट दे रखी है, मतलब टोटल कॉस्ट होगी। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, 20 रुपये का सामान बन रहा है और 240 यूनिट बना रहे हो, तो 20 इंटू 240 मतलब 4800 रुपीज़ की आपकी टोटल कॉस्टिंग आ रही। लेकिन इसमें से फिक्स कॉस्ट निकाल लो ना, फिक्स कॉस्ट कितना है 1200। तो अगर फिक्स कॉस्ट इसमें से निकाल लोगे तो बचा क्या, वेरिएबल कॉस्ट, और वो कितना बचा 3600। और आप कितने यूनिट बना रहे हो, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर पर यूनिट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो 3600 रुपये का आपका वेरिएबल कॉस्ट है और एक 240 यूनिट है, तो 3600 डिवाइड बाई 240 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 15 रुपये। और ये 15 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। अभी आप देखो सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, सेलिंग प्राइस आपकी 30 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस आपका 30 रुपीज़ हो गया, वेरिएबल कॉस्ट आपका 15 रुपये हो गया, तो 15 रुपये क्या हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा। और अभी आपको पीवी रेशियो चाहिए तो क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू क्या आ जाएगा 100। तो 15 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, क्योंकि 15 इज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन और सेलिंग प्राइस 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक भी है, वो भी आपको मैं करवा देता हूँ। क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज 70%, तो फिक्स कॉस्ट टू सेल्स इज 30%। तो आपको पीवी रेशियो निकालना। देखो एक चीज़ समझो, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स मतलब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट अगर 70% होता है तो इसका मतलब यही हो जाता है कि पीवी रेशियो जो होता है, पीवी रेशियो जो होता है वो कितना परसेंट हो जाएगा 30%, क्योंकि टोटल मिला के 100% बनता है इसका। ये ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट टू सेल्स जो है ना वो किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया है। फिक्स कॉस्ट टू सेल्स यहाँ पर किसी काम का नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30% यहाँ पर। अब पीवी रेशियो क्या बोला कि पीवी रेशियो इज 40%, सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20 ओके % और न्यू पीवी रेशियो विल बी ओके। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ओके देखो क्या बोला था, पीवी रेशियो आपको कितना परसेंट बोला, पीवी रेशियो कितना परसेंट बोला, एक सेकंड पहले पीवी रेशियो बोला 40%। अब देखो पीवी रेशियो 40% बोला, तो यहाँ से आप एज्यूम कर लो कि सेलिंग प्राइस कितना होगा 100, वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, तो अगर पीवी रेशियो 40 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट 60 होता है, ताकि जाके आपका जो 40 है वो यूनिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन, ये पूरा आपने एज्यूम किया है। ठीक है, ये एजम्पशन बेस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, अगर पीवी रेशियो का 40% अमाउंट है तो उसके बेस पे आपने अज्यूम कर लिया कि आपने 100 रुपीज़ क्या है सेलिंग प्राइस। आप 100 अज्यूम नहीं करना चाहते तो 50 करो, 500 करो, जो एज्यूम करना है करो। ठीक है, अगर जितना एज्यूम कर रहे हो फिर उसके हिसाब से आपको ये 60% करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर 500 एज्यूम किया तो 500 का फिर 60% करना पड़ेगा। यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 100 एज्यूम करो तो 100 का कितना परसेंट 60%, 60 खुद ही हो जाता है। ठीक है, एजम्पशन तो आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन फिर परसेंटेज करने में ध्यान रखना होता है आपको। और अभी क्या बोला कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं 20% से, तो यहाँ पर अभी नए में क्या हो रहा है कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो 20% से आप रिड्यूस कर रहे हो, मतलब ये 80 हो जाएगा क्योंकि 20% से रिड्यूस हो जाए तो, और ये कितना हो जाता है 60, और अगर इसका डिफरेंस देखें तो 20 आ जाता है। अभी मुझे नया पीवी रेशियो निकालना है तो इसको इससे डिवाइड कर लूँगा, मतलब 20 डिवाइड बाई 80 इंटू क्या आ रहा है 100, ये हो जाता है 25%। ये आपका फाइनल आंसर होगा, मतलब यहाँ पर आंसर होने वाला है 25%। चलिए फिर बोला 50%, 75% और 100% लेवल विल बी 1 लाख एंड 1,10,000। ओके देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके पास 50% लेवल का खर्चा है 1 लाख, है ना, फिर आपके पास 75% का लेवल का खर्चा है 1,10,000, और फिर आपको बोला गया 100% लेवल विल बी, मतलब इधर जो
फिल इन द ब्लैंक है उसमें आपको 100% का खर्चा निकालना। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर लोगे विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई मेहनत करे बिना। देखो ये 50 से कितना बढ़ गया 25%, तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है 10,000। तो अगर ये दूसरा 25% बढ़ेगा तो दूसरा यहाँ पर भी कितना परसेंट बढ़ेगा 10,000, मतलब ये हो जाएगा 1,20,000 खत्म। तो यहाँ पर कहानी हो गई 1,20,000 आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा अक्ल लगाओ तो फिर चल जाएगा, अदरवाइज पूरा कैलकुलेशन में करना हो तो आप कर सकते हो कैलकुलेशन में। ओके, तो इस तरीके से ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कैलकुलेशन भी उतर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक का ही मार्क्स है, आपको कोई कैलकुलेशन की शो ऑफ नहीं करनी है। ओके चलिए, अभी आप क्या बोला कि रिपेयर जो है वो 5,000 है यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स का कितना है 80 रुपीज़ और इसमें 25% वेरिएबल है। देन रिपेयरिंग कॉस्ट 6,000 यूनिट्स का कितना होगा, देखो यार 5,000 यूनिट्स का है 80 रुपये, उसमें 25% वेरिएबल है। तो एक काम करो ना, यहाँ पर आ जाओ, देखो 5,000 यूनिट्स का जो खर्चा है वो 80 रुपये हो रहा है, तो आप पहले 5,000 यूनिट्स को किससे मल्टीपल कर लो 80 से, ठीक है 4 लाख हो जाएगा। अब 4 लाख में से आपको पता ही है कि कितना वेरिएबल है कितना फिक्स है, तो बोले सर 25% वेरिएबल, 25% वेरिएबल। ओके, तो आप करो 25% वेरिएबल। ओके, तो पहले 4 लाख का 25% कर लो तो आपको मिल जाएगा 1 लाख और बाकी बचा फिक्स हो जाएगा जो कि है 3 लाख। अब जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना उसका यूनिट वाइज भी फाइन कर लो, क्योंकि देखो आपका यूनिट कितना है 5,000, तो यहाँ पर 5,000 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 1 लाख को 5,000 से डिवाइड करने से आपका यूनिट्स हो जाएगा 20 रुपीज़। ओके, अभी आपको क्या निकालना है 6,000 यूनिट का खर्चा निकालना है। तो 6,000 यूनिट्स जो है अगर उसको बनाते हैं तो 6,000 यूनिट्स के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, एक यूनिट का 20 रुपये, तो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट का 20 रुपये होता है, मतलब 1,20,000 हो गया। और फिक्स एक्सपेंस कितना होता है 3 लाख होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 4,20,000। तो आपका यहाँ पर जो फाइनल आंसर है वो कितना आने वाला है 4,20,000। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि जनवरी एंड फरवरी का 20,000 एंड 24,000 आपका वेजेस है और जिसमें पेमेंट जो है वो 1 वीक के बाद करना है। तो आपको बोला है फरवरी महीने में कितना पेमेंट करेंगे। ठीक है, देखो आपको क्या बोला है फरवरी महीने में और एक तो जनवरी महीने में 20,000 और 24,000 क्या है आंसर है आपका। और यहाँ पर बोला 1 वीक में पेमेंट करना, 1 वीक में पेमेंट करना है, मतलब क्या हो जाएगा कि महीने में 4 वीक होते हैं, तो 1 वीक का पेमेंट यहाँ पर चला जाएगा और बाकी वीक का पेमेंट जनवरी में रहेगा। मतलब देखो महीने में 4 वीक होते हैं, तो जो 4 वीक में से 3 वीक का पेमेंट है ना वो जनवरी में ही हो जाएगा और बाकी 1 वीक का पेमेंट है ना वो कहाँ चला जाएगा फरवरी में जाएगा। इसका मतलब ये होता है वीकली पेमेंट का मतलब क्या हो जाता है 1 वीक का पेमेंट नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। मतलब 20,000 का 4 से डिवाइड कर लो तो 5,000 का पेमेंट जो है वो फरवरी में चला जाएगा। ओके, और ऐसे इधर भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 3/4 होगा और ये 1/4 होगा, तो 3/4 करोगे 24,000 का 3/4 तो कितना आ जाएगा 18,000। तो ये 18,000 का पेमेंट फरवरी में ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वही चाहिए फरवरी का पेमेंट कितना होगा, तो दोनों का टोटल कर लो कितना आ रहा है, तो 5,000 और 18,000 मतलब हो गया 23,000, यहाँ पर 23,000 आ गया। ओके, 10,000 का 15% का डिबेंचर है 100 रुपये का, 20% प्रीमियम पे हमने क्या किया जनवरी में इशू किया, तो आपको कितना पैसा मिला होगा, तो देखो 10,000 यहाँ पर देखो 10,000 100 रुपये का और आप इधर देखोगे तो 10 लाख आ जाएगा प्लस 20% उसमें प्रीमियम, तो कितना आ जाएगा 12 लाख, तो ये 12 लाख हो गया। और यहाँ पर बोला कि 6% डिबेंचर अगर आप इशू करते हो 4 लाख का और 25% प्रीमियम पे, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट कितना होगा। देखो क्वार्टरली इंटरेस्ट बोला है तो यहाँ पर प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है, आपको सीधा करना है 4 लाख का 6%,
क्वार्टरली इंटरेस्ट मतलब हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 4 लाख का 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। ये हो गया डन। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।